अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। हम सेट की इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट पर बात करेंगे, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो सेट के टॉपिक्स है यानी यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट के हवाले से भी बात करेंगे। यानी कि सेट्स के हवाले से जो बेसिक कंसेप्ट हैं 6, 7, 8, 9 या 10th लेवल तक, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे या जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ सेट, उसके बाद सेट को लिखने के तरीके, वेज ऑफ राइटिंग और एक्सप्रेसिंग अ सेट, इसी तरह टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स, यूनियन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट और किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ सेट में कुछ टाइप्स ऐसी हैं, जिस तरह के अगर बात की जाए डिसजॉइंट सेट्स की और ओवरलैपिंग सेट की, वो आपको तभी समझ आएंगे जब हम यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इसलिए ये टाइप्स जो है ये इसी तरतीब से नहीं होंगे, बल्कि इनकी तरतीब चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेट की डेफिनेशन से कि सेट क्या होता है। सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी कि सिंपल अल्फाज में सेट क्या चीज़ है, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। मैथमेटिकली अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। के सेट कलेक्शन है उन तमाम ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेपरेट, अलहदा, जबकि वेल डिफाइंड का मतलब है कि आपको इस बात पर क्लियर होना चाहिए, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसी सेट से बिलोंग करेगा और कौन सा नहीं करेगा। वेल डिफाइंड मीन्स इट मस्ट बी क्लियर दैट विच ऑब्जेक्ट belongs to the set and which not। एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, किसी भी स्कूल के 6 क्लास के स्टूडेंट्स का जो सेट है वो वेल डिफाइंड भी है और इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, तो ये सेट है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो भी सेट बनाते हैं, जबकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 6 ये सेट नहीं है। क्योंकि ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है और कौन सा नहीं करता, और ये बात हर एक के लिए सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी एक शख्स से पूछूं, किसी एक टीचर से पूछूं, फॉर एग्जांपल इस्लामियात की बात की जाए तो कुछ बच्चे इस्लामियात में बेहतर होंगे, तो इस्लामियात का टीचर कुछ बच्चों को इंटेलिजेंट बोलेगा जो उसके सब्जेक्ट में बेहतर हों, जबकि मैथमेटिक्स का टीचर उन बच्चों को इंटेलिजेंट कहेगा जो कि मैथ्स में अच्छे हों। तो इसका मतलब है कि हर टीचर के रिस्पेक्ट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो अलहदा हैं। तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड तब होता जब तमाम टीचर्स एक ही तरह के स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट कहते, मगर हर एक के लिए ये चॉइस डिफरेंट है। इसी तरह द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अगर सिंपल फ्लावर्स की कोई किस्म होती तो ये सेट होता, मगर ब्यूटीफुल फ्लावर हर एक के नज़दीक ब्यूटीफुल फ्लावर जो हैं वो अलग-अलग है। किसी को कोई फ्लावर पसंद है जबकि किसी को कोई, तो इसलिए ये सेट भी वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं, इसका मतलब ये सेट भी नहीं है। अब सेट को लिखने के तरीके हम देख लेते हैं। 3 तरीके हैं सेट को लिखने के, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने सेट है, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि साल में महीनों की तादाद का सेट। तो ये जो पहला है सेट ए, ये हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखा है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम उस सेट को इंग्लिश में लिख लेते हैं जो भी सेट होता है। टेबुलर या रोस्टर मेथड में हम उस सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। लाइक सेट ऑफ मंथ्स की अगर बात की जाए तो हमने सारे मंथ्स को ब्रैकेट्स में, ब्रेसेस में, करली ब्रैकेट्स में लिख दिया और तमाम एलिमेंट्स को कॉमे से सेपरेट किया है। सेट बिल्डर मेथड भी आपको गिवन है। सेट बिल्डर में इसको हम ऐसे लिखेंगे, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर, यानी हमने इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को x का नाम दे दिया और x की डेफिनेशन भी आगे बता दी, x की प्रॉपर्टी भी आगे बयान कर दी है कि x है क्या चीज़। x जो है वो साल के महीने का नाम है, तो इसमें तमाम महीने आ जाएंगे, तो यह सेट बिल्डर मेथड है। अब हम इन तीनों तरीक़ों को सेपरेटली स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट नोटेशन की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं स्टेटमेंट की मदद से, यानी कि एग्जांपल है सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर या सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट हैं।
टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। इन करली ब्रैकेट्स को हम ब्रेसेस भी कहते हैं और हर एलिमेंट को हम कॉमे से सेपरेट करते हैं। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर आपके सामने ये एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स AEIOU। इसी तरह 0 1 2 3 4 ये पहले 5 होल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, यानी कि सेट को डिस्क्राइब किया जाता है उस सेट के तमाम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल अगर हम डेज़ का सेट बनाएं जो हफ्ते में दिन होते हैं तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म कुछ ऐसी होगी, x सच दैट, इस लाइन का मतलब है सच दैट x इज़ अ डे ऑफ अ वीक, यानी कि हफ्ते के दिन को हमने x से डिनोट कर दिया। इसी तरह आप अगर इस सेट को देखें 0 1 2 3 4 तो इसको हम सेट बिल्डर में ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू w। w मीन्स होल नंबर्स और ये जो इलामत है ये एंड को जाहिर करता है, एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, यानी वो तमाम होल नंबर्स जो कि 4 या 4 से लेस हों वो इस सेट में आ जाएंगे, तो वो होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4। अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहली टाइप है एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है खाली, तो एक ऐसा सेट जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन ना करे उसे कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और द वॉइड सेट, अ सेट विच डज़ नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं phi। एम्प्टी सेट इज़ आल्सो डिनोटेड एज दिस वन, ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी ना लिखें। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। अब 0 से लेस तो कोई होल नंबर नहीं होता, तो ये सेट जो है ये एम्प्टी सेट है। इसी तरह के जो सेट आपके सामने लिखा है, यानी कि वो तमाम नेचुरल नंबर्स जो कि 3 से बड़े हैं मगर 4 से छोटे हैं, तो 3 और 4 के दरमियान कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हैं एम्प्टी सेट के या फाई के। नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब सिंगल से है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल बी एक ऐसा सेट है, यानी कि उन तमाम होल नंबर्स का सेट है जो कि 1 से लेस है, और 1 से लेस तो सिर्फ एक ही होल नंबर है 0, तो इस सेट में एक एलिमेंट आएगा 0, तो सिंगलटन सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ते हैं फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स के दरमियान। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, यानी वो चीज़ें जिनको हम गिन सकें। इसी तरह इन्फिनिट सेट्स का मतलब होता है लामहदूद, यानी जिन चीज़ों को हम ना गिन सके, जिसको गिना ना जा सके। तो फाइनाइट सेट्स में एलिमेंट्स या मेंबर्स की तादाद फाइनाइट या लिमिटेड होती है, जबकि इन्फिनिट सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद इन्फिनिट या लामहदूद होती है, यानी कि इनको हम नहीं गिन सकते। दूसरे अल्फाज में फाइनाइट सेट्स के एलिमेंट्स को हम एक सेट में लिख सकते हैं, जबकि इन्फिनिट सेट्स के एलिमेंट्स को हम एक सेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस होते हैं, मुसलसल जारी रहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। जबकि अगर हम तमाम नेचुरल नंबर्स की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये एक इन्फिनिट सेट्स है और इसके एलिमेंट्स को हम नहीं लिख सकते। इसको लिखने का तरीका आपके सामने है, 1 2 3 4 और उसके बाद आप ये 3 डॉट्स डाल दें, इसका मतलब है कि एलिमेंट्स कॉन्टीन्यूस हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स के दरमियान। इक्विवेलेंट का मतलब होता है मुसावी, उर्दू में इसका मतलब मुसावी होता है। डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if their cardinal number is same, that is n of a equal to n of b। दो सेट्स a और b को हम इक्विवेलेंट कहेंगे अगर उन दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि उनमें एलिमेंट्स या मेंबर्स की तादाद सेम हो। अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स सेम है, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो, तो हम कहते हैं कि उनकी कार्डिनलिटी वो भी सेम है, और इसको लिखने का तरीका ये है, n of a equal to n of b। सिंबल फॉर डिनोटिंग इक्विवेलेंट सेट इज़ दिस डबल एरो, ये जो डबल हेड एरो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स के लिए। तो डेफिनेशन ये है कि दो सेट्स इक्विवेलेंट होंगे अगर उन दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम हो। सिर्फ तादाद की बात की है, एलिमेंट्स के सेम होने की बात नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है पी क्यू आर, तो आप देख लें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, जबकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है। फर्स्ट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स।
इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और वो एलिमेंट्स दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल ही सेम होंगे, यानी कि पहले में अगर 1 2 3 है तो दूसरी में भी 1 2 3 ही होंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है बराबर होने चाहिए वो सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और जो एलिमेंट्स उनके अंदर हैं सेट्स में वो भी दोनों में सेम हो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि अगर हम सबसेट की बात करें तो ए फर्स्ट सेट दूसरे का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। अगर ये कंडीशन हो जाए कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हों और दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स पहले में मौजूद हों तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेट्स बराबर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेट ए की बात करें पी क्यू आर एस और सेट बी है पी एस आर क्यू। अब देखें पहले सेट के जो एलिमेंट्स है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो भी 4, दूसरे सेट में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है और पहले सेट में पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट्स है, इसी तरह इसमें भी पी क्यू आर एस यही एलिमेंट्स है। सिर्फ नंबर्स की जो एलिमेंट्स की तरतीब है वो चेंज है, अरेंजमेंट चेंज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सेट्स तब भी इक्वल ही हैं क्योंकि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इसका मतलब है कि ये दोनों सेट्स बराबर हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करते हैं सबसेट्स का। तो सबसेट्स क्या होते हैं? फ़र्ज़ करें हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ए को हम बी का सबसेट कहेंगे अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर कंटेन हो, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर पड़े हों। इसी तरह बी को हम ए का सबसेट कहेंगे अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर पड़े हों। ए इज़ सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन बी। और इसको लिखने का तरीका ये होता है, मीन्स ए इज़ सबसेट ऑफ बी और ए इज़ कंटेन्ड इन बी। इसी तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए, या अगर राइट टू लेफ़्ट पढ़ें तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ सेट, यानी कि अगर ऐसा लिखा है ए इज़ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का ही एक हिस्सा है, ए के एलिमेंट्स बी में से ही लिए गए हैं। दिस वन ए सबसेट बी इज़ रेड एज ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेट्स हैं ए 1 2 3 और बी सेट है 1 2 3 4 5। अब आप देखें ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में पड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए सेट जो है वो बी के अंदर कंटेन्ड है। इसी तरह ये आपके सामने एग्जांपल है, सेट ए जो है वो बी के अंदर कंटेन है तो यहाँ पर भी सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। ये बात आपने याद रखनी है कि हर सेट जो है वो अपना सबसेट होता है, मींस अगर ए कोई सेट है देन ए इज़ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह नल सेट या फाई जो एम्प्टी सेट होता है वो भी हर सेट का सबसेट होता है। अब एक एग्जांपल आपके सामने है, हमने सबसेट फाइंड करने हैं इस सेट के जिसमें 4 मेंबर्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहला सेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा 5। उसके बाद आपने तमाम सिंगलटन सेट बनाने हैं ए बी सी डी। उसके बाद दो दो पेयर्स आपने लिखने हैं ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी एंड सी डी। और उसके बाद आपने 3 पेयर्स के आपने एलिमेंट या मेंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। तो इन तमाम मेंबर्स जो हैं उनकी तादाद कितनी होगी? उनकी तादाद होगी 2 पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं, देन 2 पावर 4। इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 16। तो इस सेट के जो नंबर ऑफ़ सबसेट्स हैं वो बनेंगे 16। तो ये जो तमाम सबसेट हैं ये इस गिवन सेट के अंदर कंटेन करते हैं। अब सबसेट की 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो हम इनको भी देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यानी ए और बी 2 सेट्स हैं, ए को हम कहेंगे कि वो बी का प्रॉपर सबसेट है अगर ए के एलिमेंट्स बी के अंदर कंटेन हो मगर ए और बी दोनों बराबर ना हो, यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ए के अंदर ना हो, यानी बी के एलिमेंट जो हैं वो ए से ज़्यादा हों। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल आपके सामने है 1 2 3 4 और सेट बी है 1 2 3 4 5। अब आप देखें सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर कंटेन है मगर ए और बी दोनों बराबर नहीं है, यानी कि बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है 5 जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इसी तरह इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एन इम्प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट
कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट जो होगा वो उसमें ए सबसेट ऑफ बी भी होगा और बी सबसेट ऑफ ए भी होगा, यानी कि उसमें ए और बी दोनों बराबर होंगे। तो आपको अगर कोई भी सेट दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट वही सेट खुद होता है ए बी सी डी। तो अगर आप यहाँ पर सबसेट्स में देखें जो हमने भी सबसेट फाइंड किए, तो इसमें 15 सबसेट्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपर सबसेट हैं और ये सेट खुद ए बी सी डी सिर्फ एक जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। आगे चलते हम देखते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, यानी कि पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स को लिख लेते हैं। जैसा कि आपने अभी एक सेट ए बी सी डी के सबसेट्स को फाइंड किया, इन सबसेट्स को अगर हम एक नए सेट में लिख दें, इन तमाम सबसेट्स को अगर हम करली ब्रैकेट्स में ब्रेसेस में इनक्लोज्ड कर दें तो ये पावर सेट बन जाएगा। तो पावर सेट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपने सबसेट्स फाइंड करने हैं और इन सबसेट्स को एक ब्रैकेट में ब्रेसेस में इनक्लोज कर देना है, यानी कि उनका एक नया सेट बना देना है, तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। अब चूँकि नंबर ऑफ सबसेट्स हमने देखे कि वो 2 पावर n होते हैं, अगर एलिमेंट्स 4 हों तो 2 पावर 4 16, और उन्हीं सबसेट्स को हम एक नए सेट में लिख देते हैं, तो इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो भी 2 पावर n ही होंगे। पावर सेट के बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। A universal set is a set which contains all the elements or objects of other set। अगर आपको 2-3 सेट्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल ए बी सी, और इन 3 सेट्स में यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स पड़े हों, यानी कि वो सेट जो तमाम को कंटेन करें। A universal set is the set of all elements under consideration। All other sets are subsets of the universal set। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको जिस तरह के एग्जांपल में U, A और B हमें 3 सेट्स गिवन है, तो आप देखें A सेट और B सेट दोनों U के सबसेट्स हैं, तो U जो है वो यूनिवर्सल सेट है जो कि बाकी तमाम सेट्स को इस क्वेश्चन में कंटेन कर रहा है। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं, इसके अलावा आप यूनिवर्सल सेट को किसी और एलिमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं और इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं और। यूनियन ऑफ सेट्स में अगर आपको 2 सेट्स दिए हों तो यूनियन में हम उन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है 2 4 6 8। अब यूनियन के लिए आपने लिखना है ए यूनियन बी, और सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब ए यूनियन बी आंसर में इन दोनों के एलिमेंट्स को आपने एक जगह पर लिख देना है। तो आप देख लें 1 2 3 4 5। अब बी में 2 4 दोबारा आ गया, मगर 2 4 तो पहले से हम लिख चुके हैं, और सेट की डेफिनेशन के मुताबिक सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक ही दफ़ा आपने लिखना होता है, रिपीट नहीं करना होता, तो इसलिए 2 और 4 आपने दोबारा नहीं लिखना, एक दफ़ा लिख दिया। और उसके बाद एलिमेंट्स हैं 6 8 बी के जो कि आपने पहले नहीं लिखे, तो यूनियन में आपने ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दिया, मगर याद रहे कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। तो डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ। यानी कि ए यूनियन बी में वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो कि ए में है, बी में है और उन दोनों में हो। अगर ए सेट हो और दूसरा सेट जो है ए सेट अगर नॉन एम्प्टी हो और बी सेट एम्प्टी हो तो यूनियन में सेट ए के एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर बी सेट नॉन एम्प्टी हो और ए एम्प्टी हो तो यूनियन में सिर्फ नॉन एम्प्टी एलिमेंट सारे आ जाएंगे, और अगर दोनों नॉन एम्प्टी हो तो फिर दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाते हैं। यूनियन को हम डिनोट करते हैं इस यू से, ए यूनियन बी। इन यूनियन वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है ए ई आई ओ यू और सेट बी है ए बी सी, तो इस सेट का यूनियन क्या होगा? यूनियन में आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख देना है, मगर रिपीट किसी को नहीं करना। इसी तरह अगर 3 सेट्स हो जाएं तो इसका भी हम यूनियन फाइंड कर सकते हैं। तीनों सेट्स के एलिमेंट को आप एक नए सेट में लिख लें तो ये बन जाएगा आर यूनियन एस यूनियन टी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए आप ये लेटर उल्टा यू इस्तेमाल करते हैं, और इंटरसेक्शन को हम एंड का लफ्ज़ दे सकते हैं कि इसका मतलब होता है एंड। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं दोनों सेट्स के। फॉर एग्जांपल आपको 2 सेट्स गिवन है, सेट ए 1 2 3 4 5 और सेट बी है 2 4 6 8। तो आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में भी हैं
और सेट बी में भी हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एंड का लफ्ज़ यूज़ किया कि कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए एंड बी, ए और बी नहीं। तो अब देखिए हमने क्या करना है, हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन हो, दोनों के अंदर हों। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, 2 आप देख लें, ए में भी है बी में भी है तो ये इंटरसेक्शन में आएगा। इसी तरह 4 इन दोनों सेट्स में कॉमन है तो वो आ जाएगा इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में जस्ट हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी is a set consisting of all the common elements of the sets A and B. Intersection of 2 sets is denoted by this symbol and is read as A intersection B. तो intersection में हम just common elements लिख लेते हैं given sets की। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ये 2 सेट्स हैं A और B और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इन दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो कि दोनों के अंदर मौजूद हैं तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, तो वो हैं A और E। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में आप देखें 1 2 3 4 और 6 7 8 इन दोनों सेट्स ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट या 5 होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या होता है। फर्ज करें आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी, देन ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी कि अगर आपने ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी फाइंड करना हो तो वो एलिमेंट्स जो हैं ए डिफरेंस बी के वो तमाम सेट ए के एलिमेंट्स होंगे और वो सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट बी में मौजूद ना हो। इसी तरह बी डिफरेंस ए जो है वो सेट बी के उन तमाम एलिमेंट्स को हम कहेंगे जो कि ए में मौजूद ना हो, और इनकी एग्जांपल हम देख लेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। एग्जांपल देख लें, सेट ए है ए बी सी डी ई एफ और सेट बी है बी डी एफ जी एच। अब हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी के डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप ए डिफरेंस बी फाइंड करेंगे तो ए डिफरेंस बी आंसर में सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स आएंगे, आंसर में कभी सेकंड सेट के एलिमेंट्स नहीं आते। तो सेट ए के फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं। तो आप देख लें सेट ए माइनस बी कर हम बात करें तो एलिमेंट ए जो है वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो वो आ जाएगा ए माइनस बी में। बी दोनों में मौजूद है तो वो नहीं आएगा। इसी तरह सेट ए के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेकंड सेट सेट बी में मौजूद नहीं है। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो ए माइनस बी में नहीं आएंगे। यानी कि अगर ए माइनस बी की बात की जाए तो जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में हैं वो नहीं आएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो कट जाएंगे और बाकी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे ए माइनस बी में। और याद रहे कि सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आएंगे। जिस तरह के यहाँ पर सेकंड सेट में एच एक एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, मगर एच आंसर में नहीं आएगा क्योंकि आंसर में हम सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। इसी तरह बी माइनस ए जो है वो एक चेंज्ड सेट है, इसमें हम सिर्फ बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि ए में मौजूद ना हो, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं आएंगे। तो आप देख लें बी मौजूद है सेकंड सेट में, डी भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है, मगर जी और एच मौजूद नहीं है, तो ये बी माइनस ए में आ जाएंगे। अब डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स के लिए चंद बातें आपको याद रखनी है कि ए डिफरेंस बी कंटेन्स ओनली द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट ए। अगर आप ए डिफरेंस बी करते हैं तो इसमें सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो सेट पहला ए हो या चाहे बी हो। ए डिफरेंस बी डज नॉट कंटेन द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। ए डिफरेंस बी में कभी भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ए डिफरेंस बी का जो सेट होगा वो कंटेन करेगा दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि पहले सेट के उन तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो कि दूसरे सेट में ना हो। ए डिफरेंस बी डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट बी, देखिए ए डिफरेंस बी में सेकंड सेट बी में से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। कुछ और एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। हमने बी माइनस ए फाइंड करना है और सेट्स आपको गिवन है, तो हमने बी माइनस ए को लिस्ट कर लिया और इसमें बी के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए में ना हो, यानी कि जो एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं कॉमन है वो नहीं आएंगे और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम टाइप ऑफ सेट में डिसजॉइंट सेट को पढ़ेंगे। डिसजॉइंट सेट के लिए आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट आना ज़रूरी था, तो वो पढ़ने के बाद अब हम डिसजॉइंट सेट पढ़ते हैं। डेफिनेशन है अ पेयर ऑफ सेट्स विच डज नॉट कंटेन एनी कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि उन दो सेट्स को सेट्स के उन पेयर को हम डिसजॉइंट कहेंगे अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। 2 सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ़ देयर इंटरसेक्शन इज़ एम्प्टी। 2 सेट्स को हम डिसजॉइंट कहेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन खाली हो।
इंटरसेक्शन आपने पढ़ लिया कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, खाली होगा, और उन सेट्स को हम डिसजॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल सेट ई है ABCD और सेट पी है PQ और S। आप देख लें कि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है। सेट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। टू सेट्स A एंड B आर कॉल्ड ओवरलैपिंग इफ़, अगर वो दोनों सेट्स ये कंडीशंस, इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। देयर इज़ एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट्स, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि इन दोनों सेट्स में कॉमन हो। अब यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट की बात की गई है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरी यहाँ पर है नॉन ऑफ द सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर A और B दो सेट्स हैं तो ना ही A B का सबसेट हो और ना ही B A का सबसेट हो और A इंटरसेक्शन B एम्प्टी भी ना हो। तो ओवरलैपिंग सेट्स के लिए आपने इन तीन बातों को याद रखना है। सबसे पहले उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो, यानी उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो मगर वो दोनों एक दूसरे के सबसेट भी ना हो। A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B एंड आल्सो B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A। फॉर एग्जांपल ये दो सेट्स आपके सामने लिखे हैं, अगर हम इन दोनों के जो इंटरसेक्शन की बात करें कॉमन एलिमेंट्स की, तो वो है A, E और I। और आप ये भी देख सकते हैं कि ना ही A B का सबसेट है और ना ही B जो A का सबसेट है, तो इसलिए ये दोनों सेट्स A और B ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ को मुकम्मल करने के लिए, होल बनाने के लिए जो उसमें ऐड करना होता है वो उसका कंप्लीमेंट होता है। अगर हम कंप्लीमेंट की सरसरी बात की जाए, क्योंकि कंप्लीमेंट लफ्ज़ जो है वो कंप्लीट से है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सेट थ्योरी में कंप्लीमेंट क्या होता है। इफ़ U इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड A be any subset of U, then the complement of A is the set of all members of the universal set U which are not the elements of A। यानी अगर आपके पास कोई भी सेट है और A जो है दूसरा सेट वो उस पहले सेट का सबसेट हो। अब यहाँ पर हमने पहले सेट को U यानी कि यूनिवर्सल सेट का नाम दिया है और दूसरे सेट को A का नाम दिया, तो A U का सबसेट होना चाहिए। A का कंप्लीमेंट क्या होगा, A के कंप्लीमेंट में U के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि A के अंदर मौजूद ना हो, यानी U के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि A के अंदर मौजूद ना हो, और जो कंप्लीमेंट है वो और A को अगर हम यूनियन करें तो इन दोनों का यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, यानी कि वो A को होल कर देगा, पूरा कर देगा। अल्टरनेटिवली इट कैन बी सेड दैट द डिफरेंस ऑफ द यूनिवर्सल सेट U एंड द सबसेट A गिव्स अस द कंप्लीमेंट ऑफ सेट A। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब हम सेट U और सेट A का डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाएगा। सो अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट ये हो और सेट A हो 1 3 7, देन A कंप्लीमेंट के लिए हम A के ऊपर डैश भी लगा लेते हैं और C भी लगा सकते हैं। सो A कंप्लीमेंट सेट जो है वो U माइनस A होता है और U के वो तमाम एलिमेंट्स जो A के अंदर मौजूद ना हो। यानी इसका जो आंसर है 2 4 5 6 और A है 1 3 7, तो इस आंसर ने A को कंप्लीट कर लिया। अगर हम ये एलिमेंट्स A के अंदर ऐड कर दें, शामिल कर दें, तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाता है। अब आपने इन बातों को याद रखना है कि कंप्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट का वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है, इसी तरह एम्प्टी सेट का जो कंप्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट होता है। मींस U कंप्लीमेंट इक्वल टू फाई एंड फाई कंप्लीमेंट इक्वल टू U। इसी तरह एक सेट और उसका कंप्लीमेंट ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं। मींस A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू फाई, यानी कोई भी सेट हो और उसका कंप्लीमेंट हो तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने सेट्स और सेट के हवाले से बेसिक टॉपिक्स को पढ़ा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।